पिछले 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 7th का भूगोल यानी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, जल। तो इसमें स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप लोग जैसे सोचते हैं तो आप लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। जैसे आप लोग ने अगर कभी नदी देखी होगी, जलप्रपात देखे होंगे मतलब झरने, वर्षा की रिमझिम बारिश देखी होगी, अपने जो आजकल नल की फिटिंग होने लगी है तो अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर जो नल हैंडपम्प रहता है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सब अपन क्या जल इससे प्राप्त करते हैं स्रोतों से। अब बच्चे क्या है, वर्षा के भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप लोग ने भी नाव तैराई होगी कभी ना कभी। पर क्या होता है कि दोपहर तक जो गड्ढे में जमा जल होता है वो गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है, आपने कभी सोचा है? सीमेंटेड रोड में नहीं, जहाँ कच्ची होती है वहाँ पर जो जल भरा रहता है वो आप अगर देखेंगे बीच में धूप निकल गई तो वो जल क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वो जल कहाँ जाता है, आप भी सोचिए। तो क्या होता है कि सूर्य के ताप के कारण जल क्या होता है, बाष्पित हो जाता है। बाष्पीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जल क्या होता है, वाष्प के रूप में चला जाता है। और फिर क्या, ठंडा होने पर जल वाष्प क्या होगा, तो सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है। फिर ठंडा होकर क्या होता है कि संघनित होकर ये क्या बादलों के रूप में बदल जाता है। फिर बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, या तो वर्षा के रूप में या फिर हिमसहिम के रूप में। और फिर ये क्या होता है, धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। अब अगर इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रक्रिया दिख रही है, ये हमारा जल है। जल से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है। ये प्रक्रिया दिखाई गई है, यहाँ से बाष्पीकरण हो रहा है। बाष्पीकरण के बाद संघनन से क्या हुआ, बादल हुए। बादल के बाद बादल से वर्षा हो गई, जिसको क्या कहा गया, वर्षण। और फिर से वर्षा के बाद ये जल कहाँ आ गया, नदियों और तालाबों में। तो ये पूरा का पूरा ही क्या होता है, जल चक्र कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। तो हमने ये क्या किया, जल चक्र पढ़ा। अब क्या है कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है और क्या होता है, महासागरों, वायुमंडल और एवं धरती के बीच में चक्कर लगाता है। महासागर कहाँ हो गया, जहाँ जल नीचे भरा हुआ है। फिर वायुमंडल में गया बाष्पीकरण से, फिर भी धरती में आ गया, कैसे, वर्षा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। मतलब एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, जल अपना स्वरूप बदलता है। पहले जल था, फिर बाष्प बना, फिर संघनन से बादल के रूप में वायुमंडल में गया, फिर धरती पर वर्षा के रूप में गिर गया। तो ये क्या है, जल चक्र। अब पृथ्वी क्या है, हमारी एक थलशाला है, थलशाला के समान है। थलशाला में जो ये प्रक्रिया बताई है जल चक्र की, यही होती है। जो जल क्या होता है, शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही जल आज भी मौजूद है। ये तो नहीं है कि जल कहीं बदल गया है, वही जल अभी भी है। जिस जल का प्रयोग सोचो, अभी हम अगर हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, वही हो सकता है कि कई सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है। जल यहाँ से यहाँ गया, ऐसे आया, फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ गया। तो ये प्रक्रिया है। ये बोले हरियाणा का जल हम अमेज़न नदी में वो कर सकते हैं, बहराव। लवण जल की मुख्य स्रोत क्या है, एक होता है जल क्या होता है, लवण, और एक होता है आलवणीय। आलवणीय मतलब जिसमें लवण नहीं हो। लवण का साधारण रूप अगर ले तो नमक जो होता है, नमकीन। आलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो नदी हो गया, तालाब हो गया और हिमनद हो गए। नदी हो गया, तालाब, हिमनद। पर जो महासागर होते हैं, वो समुद्र का जल क्या होता है, लवणी होता है। लवणी मतलब उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें अधिकांश नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, या खाने में जो अपन उपयोग करते हैं नमक, खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। जो लवणी जल होता है महासागरों का, उसमें क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम, खाने का नमक भी बोलते हैं। इस बॉक्स में दिया गया है कि थलशाला क्या होती है। तो थलशाला क्या है कि यह छोटे जो घर के पौधे हैं ना, रखने का कृत्रिम अहाता। अहाता क्या होता है, चार दीवारी होती है, मतलब कि जो पैक हो उसको क्या बोलते हैं, अहाता। तो ये क्या है, यह छोटे जो घर के पौधे होते हैं उनको रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। अपनी थलशालाएँ बनाएं, क्या करें, एक बड़ा सा जार लें जिसमें एक चौथाई भाग में मिट्टी भर कर, ये जैसा यहाँ पे दिख रहा है,
1/4 भाग में मिट्टी भरें और उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर क्या करें, ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, उसके बाद क्या होता है कि उसके चारों ओर आप छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित कर दें। अब जैसे ही आप इसमें जल की फुहार या जल छिड़केंगे और जार को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि पत्ती और जो मिट्टी है उसके द्वारा क्या होगा, जल का बाष्पीकरण होगा, फिर वो संघनित होगा बादल के रूप में, संघनित होकर बादल बनाएगा, फिर वो जल के रूप में वर्षा करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया आप क्या, एक अगर जार बनाए उसको ही थलसाला कहेंगे, उसके रूप में देख सकते हैं। ये एक डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं अपन अपने घर में। एक जार में छोटे छोटे पौधे लगा के और रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जल चक्र पढ़ा। जल चक्र समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये कुछ दी गई हैं, क्या झीलें दी गई हैं। यहाँ का हमने वो सारा ही पढ़ लिया है। ये क्या दिया गया है, विश्व की प्रमुख समुद्र भी है इसमें, झीलें भी हैं और क्या है, नदियाँ भी हैं। तो तीनों चीज़ें हैं। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अपना भारत। तो इंडिया में क्या दिया गया है, गंगा नदी, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद इस साइड ये पूरा अपना हिंद महासागर दिख रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं, तो एशिया हो गया, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ही क्या है, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में ध्यान रखना केवल अमेरिका बस नहीं है, यहाँ से कनाडा भी, ऊपर की ओर कनाडा है और नीचे की ओर अमेरिका है और नीचे क्या है, मैक्सिको। 3 कंट्री बड़ी बड़ी है। फिर ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हो गए, एक ऑस्ट्रेलिया, 2 एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और एक क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। ये होता है श्वेत महाद्वीप भी इसको बोलते हैं। टोटल कितने हो गए अपने, 7 हो गए। यहाँ पे हम कुछ और देखेंगे कि जो झील है वो क्या है और नदी कौन कौन सी है, कहाँ पे है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है और भारत की कौन सी नदी है। तो देखते हैं, विक्टोरिया झील है, ये क्या है, सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की जो झील है सबसे बड़ी है। अमेज़न नदी क्या है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे नील नदी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है यहाँ पर, बड़ी, और ये नील नदी लंबी है। बड़ी है मतलब इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। फिर हम कुछ और देखते हैं कि कैस्पियन सागर हो गया यहाँ पे, ये क्या है, काला सागर है। और उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा, ये साल्ट लेक भी मिल जाएगी, मिसिसिपी नदी मिल जाएगी यहीं पे। तो ये सारे स्थान के हिसाब से हम देख लेंगे। और हमने भारत की तो देख ली है, गंगा सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्या है कि जल का वितरण। अब जो जल पाया जाता है आप उसका हम वितरण देखेंगे, मतलब कितना भाग जल का कहाँ पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का जो 3/4 भाग है वो क्या है, जल से ढका हुआ है। ये पृथ्वी है, इसका 3/4 भाग बोल रहे हैं, तो ये सारा भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। केवल इतने भाग में, एक भाग में क्या है, स्थल है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा क्या है, जल अधिक है, दिख ही रहा है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों पड़ना पड़ता है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि सोचो, जब 4 में से 3 भाग में पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों आती है। तो हमने जो देखा था लवणीय जल और अलवणीय जल, इसके कारण क्या होता है, पानी का वितरण होता है। तो क्या होता है, जो लवणीय जल है उसकी मात्रा तो अधिक है, पर जो अलवणीय जल है, मतलब जो हमारे पीने के काम आता है, सिंचाई के काम, उसकी मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वितरण देखेंगे। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल का प्रतिशत देखते हैं। अब लवणता क्या होती है कि 100 ग्राम जल में जो भी नमक की, 100 नहीं 1000 ग्राम में जो भी नमक की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उस महासागर की औसत लवणता कहलाएगी। ठीक है, लवणता कहलाएगी। और यहाँ पे दी गई है, इजराइल में जो मृत सागर है उसकी लवणता पता है कितनी है, 340 ग्राम प्रति लीटर
सोचिए 1 लीटर जल में कितना 340 ग्राम लवणता पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वितरण देख लेते हैं कि महासागर में कितना जल है 97%, जो बर्फ़ होती है उसमें 2%, भूमिगत जल केवल जो हमारे लिए उपयोगी है वो कितना है 68, और झील हो गया, झील का अलावा जल हो गया, जो भी स्थलीय समुद्र है उसका कितना है 0.009, जो नमकीन झील है खारे पानी की झील वो भी कितनी है 0.009। फिर वायुमंडल में कितना पानी है तो 0.0019, नदियाँ कितनी है 0.0001। सोचिए जो नदी अपने को इतनी विशालकाय दिखती है उसका कितना प्रतिशत है 0.000, यानी तो इतनी कितनी आ जाएंगी, पूरा हम टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगी। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जाए। अगर अपन जैसे आपको यहाँ पर वितरण समझ में नहीं आया है, समझ लीजिए मैथ थोड़ी सी वहाँ पे डिफ़िकल्ट दे दी गई है पॉइंट में, तो हमको भाई समझ में नहीं आ रहा है मैडम, तो हम क्या देखेंगे, आप क्या करिए 2 लीटर जल ले लीजिए, 2 लीटर ले लिया आप, 1 लीटर की पानी की बोतल होती है ना, तो 2 बोतल पानी लीजिए। फिर मान लें कि ये पृथ्वी की सतह पर जल की क्या है संपूर्ण मात्रा है, और मान लो जो वो 2 लीटर पानी लिया है वो अपनी पूरी पृथ्वी में उतना ही जल है। बर्तन से क्या करें 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रख लें, 12 चम्मच जल क्या करें अलग रख लें। ठीक है, बर्तन से जल निकालने के बाद जो शेष जल है ना वो क्या है लवणीय जल को दर्शाता है। जो 2 लीटर पानी है जल है, तो 12 चम्मच निकालने के बाद जितना बचा वो कितना है लवणीय है, मतलब नमकीन जल है, और जो कहाँ पाया जाता है महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है, और ये जल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब हम इसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है, नमक युक्त मतलब NaCl की मात्रा होती है जिसको खाने वाला नमक भी बोला जाता है। अब कटोरे में आपने जो 12 चम्मच जल निकाला है ना, पृथ्वी पर वही मौजूद जल है जिसको क्या कहते हैं अलवण जल। वो क्या करता है अलवण जल की मात्रा है जो 12 चम्मच है। चित्र में अब इस जल का वितरण दर्शाया गया है, आप स्वयं जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। अब देखिए जो 9 चम्मच में 12 चम्मच में से 9 चम्मच है वो तो बर्फ़ की छत्रक है, जो हम देखते हैं ना जम्मू कश्मीर हिमाचल पर ये बर्फ़ की जो छत्रक जमी होती है ना वो है 9 चम्मच, वो निकाल दीजिए 12 में से 9। अब बचा 3, तो 2 चम्मच ही क्या है भौम जल, जो हम हैंडपम्प कुएँ से निकालते हैं वो क्या हो गया भौम जल, और आधा चम्मच क्या है जो झील है ना वो आधे चम्मच में, और जो बूंद है ना 1 बूंद वो समझ लीजिए नदी है। अब सोच लीजिए आप इतना जल हमको मिलता है उपभोग करने के लिए, मतलब जो जितने भी हमारे कार्य हैं उसके लिए केवल कितना है इतना जल होता है। समझ में आ गया होगा। अब जीवन के लिए जल क्या होता है अत्यधिक आवश्यक होता है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, सभी को पता है। अब ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम क्या करते हैं बहुमूल्य संसाधन क्या कर देते हैं बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हमें जल का क्या करना चाहिए संरक्षण, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 लीटर में से 12 चम्मच पानी ही हमारे उपयोग हेतु है, बाकी जल हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल का संरक्षण करो। जल संरक्षण की विधियाँ भी बताई जाती हैं, जैसे जो भी वर्षा का पानी है उसको एक जगह संग्रहित करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है जल का स्तर बढ़ सकता है, और हम जो क्या करते हैं ब्रश करते हैं नल चालू खोल देते हैं, तो जितना अपने को उपयोग करना है उतना ही पानी अपने को निकालना चाहिए, या फिर उपयोग कम से कम पानी करना चाहिए। फिर ये बहुत सारी कटिंग्स दी गई न्यूज़पेपर की जिसमें बताया गया है कि पानी की क्या स्थिति होती है, क्या दिक्कतें आने वाली है बाद में, है ना। ये देखिए ये पानी दिया गया है जो आप पीते हैं, ये ऐसा पानी है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी आएगी, है ना। अ ड्रॉप ऑफ लाइफ, एक बूंद पानी ज़िंदगी की बोलते हैं ना वो। फिर जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप स्वयं सोचिए क्या क्या करते हैं हम जल से, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, और हमारे दैनिक क्रियाकलाप क्या होते हैं जल से ही तो संबंधित होते हैं। तो पानी का उपयोग तो हर क्षेत्र में है। अब जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाइए।
अपने घर में भी, स्कूल में कैसे आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। 22 मार्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। यहाँ इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की क्या कही जाती विभिन्न विधियों को बताया जाता है। 22 मार्च को ये सारी मतलब जल कैसे उपयोगी है, कैसे इसका संरक्षण करते हैं, ये सारी बातें बताई जाती हैं और स्कूलों में भी ये सब बताना चाहिए ताकि जागरूकता बढ़े। अब हम देखते हैं क्या, महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ क्या होती है, एक जादुई सी अनुभूति होती है। आप अगर कभी समुद्र तट पे गए हुए हैं तो यहाँ पे लिखा है कैसी होती है, जादुई सी अनुभूति। क्या होता है कि जो पुलिन है, बीच है, उस पर क्या होता है, नम बालू होती है, ठंडी हवा चलती है, समुद्री पक्षी भी दिखते हैं और वायु में क्या होती है, लवणी मतलब नमक की क्या होती है, गंध होती है, लहरों का संगीत सुनाई देता है। ये सब क्या करता है, हमको सम्मोहित करता है, मतलब आनंद देता है। तो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत अगर देखा जाए, ताल एवं झील क्या होता है, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जो तालाब में है तो वहाँ पर जल क्या होता है, स्थिर रहता है, जबकि महासागर में क्या होता है, हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। महासागर की गति को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो एक तो तरंग के रूप में, एक फिर दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है धाराएं। तरंग तो नॉर्मल जैसे समुद्री तरंग ऐसे ऐसे चलती रहती। ज्वार भाटा में थोड़ा सा होता है, पहले आएगा पानी फिर वापस जाएगा, फिर आएगा फिर वापस जाएगा, ये क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। पानी का ऊपर आना फिर नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये प्रशांत महासागर का व्यू है। तरंगे क्या होती हैं, तो समुद्र तट पर अगर आप गेंद खेल रहे हो तो खेलते समय जब अगर गेंद पानी में चली जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य देखने में मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है रहता है तो इन्हें ही क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। किसको तरंग कहते हैं, महासागरीय सतह पर जल लगातार क्या होता है, उठता है, फिर क्या करता है, गिरता है, तो इसको क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग क्या है, जैसे समुद्र की आपने कहीं वीडियो में देखा होगा, जैसे ये तट है तो यहाँ पर पानी आएगा फिर चला जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। सतह पर जल का स्तर क्या होता है, उठता है, ऐसे भी शो कर सकते हैं, तरंग फिर उठी फिर गिरी फिर उठी फिर गिरी, तो ये क्या कहते हैं, तरंग। तरंग आती कैसे है, तो क्या होता है कि जब समुद्र सतह पर पवन बहती है, पवन तो चलती है और तो तब तरंगे उत्पन्न करती है। ये जो पवन होती है तरंगे उत्पन्न करती है और जितनी तेज पवन बहेगी उतनी ही तेज क्या होती हैं, तरंगे आती हैं। क्या होता है कि तरंगों के बाद देखते हैं कि तूफान में तेज वायु चलने पर क्या होंगी, तो विशाल तरंगे उत्पन्न होगी और अगर विशाल तरंगे हैं तो इसके कारण क्या होता है, विनाश भी होता है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और जल के नीचे अगर भूस्खलन हो रहा है तो इसके कारण क्या होता है, महासागरीय जल बहुत मात्रा में विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली क्या होती, विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं और जिसे ही हम क्या कहते हैं, सुनामी। जो विशाल जो क्या होता है कि समुद्र के नीचे, ये समझिए समुद्र है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है यहाँ, है ना, और क्या होता है, भूस्खलन भी होता है। तो जब यहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं तो जल की तरंगें बहुत ऊंचाई तक उठती हैं और इसका और तट के पास क्या होती है, विनाश कर देती हैं और इसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी क्या है, 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे क्या होती है, 700 किलोमीटर एक घंटे में कितनी, 700 किलोमीटर से भी अधिक गति की चलती हैं। 2004 में हमारे भारत में क्या आई थी, सुनामी आई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है ना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो पूरा डूब गया था ये 2004 की सुनामी में। सुनामी क्या है, तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। जो पोत होते हैं तो पोताश्रय तरंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो पोताश्रय होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोताश्रय तरंगे। अब यहाँ पे क्या है, सुनामी के बारे में विवरण दिया गया है। पृथ्वी का तांडव भी बोला जाता है इसे, कि 26 दिसंबर
2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंग या फिर पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत विनाश हुआ। और ये तरंगे क्या है, क्यों आई थी, तो भूकंप के कारण। और इस भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ था, तो सुमात्रा के पश्चिमी तट पर था। ये भारत है। और यहाँ पर थोड़ी सा डायग्राम अच्छा नहीं आया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये यहाँ पर भारत है, यहाँ पर अंडमान मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, सुमात्रा। तो इसके पश्चिमी तट पर इसका भूकंप का अधिकेंद्र था। और भूकंप आया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 9.0। ये कहाँ आया, महासागर के नीचे। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट थी, एक भारतीय प्लेट, हमने पढ़ा है कि स्थलमंडल प्लेटों से मिलकर बना है, तो भारतीय प्लेट और एक थी बर्मा प्लेट। तो भारतीय प्लेट इसके नीचे धस गई। ये क्या है, पूरा समुद्र स्तर देख लीजिए, इसके नीचे जब धस गई तो क्या हुआ कि समुद्र तल में तो गति उत्पन्न हो गई, जो ऊपर का पानी है इसमें क्या हो गई, गति उत्पन्न हो गई। और महासागरीय तल क्या है, 20 मीटर तक क्या हो गया, पानी क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही गए तो 20 मीटर तक पानी क्या हो गया, विस्थापित हो गया। जब यहाँ से पानी विस्थापित हुआ तो पानी को यहाँ से भरने के लिए दूसरी जगह से पानी आने लगा। इसी कारण क्या हुआ, इस विस्थापन के कारण जो निर्मित अंतराल था, अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर क्या होने लगा, बहने लगा। तो फलस्वरूप क्या हुआ, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से क्या हुआ, जल क्या हटने लगा और यहाँ पे आने लगा। जहाँ पर ये क्या हुआ था, जहाँ से जल ऊपर उठा था तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। इसको भरने के लिए दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्र तट से जल यहाँ आने लगा। फिर क्या हुआ, भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। मतलब 1 घंटे में कितनी ये तरंगें अपनी कवर कर रही थी, तो 800 किलोमीटर, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। जो व्यावसायिक वायुयान होते हैं ना, उनकी गति भी इतनी ही होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो हिंद महासागर के कुछ द्वीप तो जो थे वो पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का जो दूरस्थ बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वो भी क्या हुआ था, डूब गया था। नेक्स्ट क्या है, स्थिति में पूरा डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा तरफ से क्या हुआ, अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बढ़ी। यहाँ पर जैसे यहाँ मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका यहाँ होगा, तो यहाँ से जब ये तरंगे यहाँ पर बढ़ी तो क्या हुआ, भूकंप की तरंगे यहाँ पर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जल की गहराई भी क्या होती, कम होने के साथ साथ इनकी गति भी क्या हो गई थी, 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से कितनी हो गई थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी तरंगे कितनी हो गई थी, 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप क्या हुआ कि 10,000 से भी अधिक लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में अगर आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश देखा जाए, ये सारे क्षेत्र यहीं पर आएंगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, यहाँ पे केरल आ जाएगा और पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या हुआ था, सबसे अधिक प्रभावित हो गया था। क्या हुआ था कि यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। देखो, भूकंप आया, उसके बाद सुनामी आई, तो ये कह रहा है कि भूकंप का अनुमान लगाना तो संभव नहीं है। फिर भी क्या कर सकते हैं कि बड़ी सुनामी के संकेत क्या होते हैं, 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं वो देखिए। प्रशांत महासागर में क्या होता है कि प्रशांत महासागर में तो चेतावनी केंद्र है ना, तो लेकिन हिंद महासागर में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी क्या होती है, कभी कभी ही आती है। अब हिंद महासागर में सुनामी ऐसी आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भूकंप भी बहुत कम आता है। ये क्या दिया गया है, तो तमिलनाडु के तट पर कैसे विनाश हुआ था, ये देखिए तमिलनाडु के तट पर कैसे हुआ था, तो वो देख सकते हैं। अब क्या हुआ था, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। ये हिंद महासागर में क्या होता है, निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की क्षति क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। क्योंकि यहाँ पर क्या था, निरीक्षण भी कम था,
चेतावनी भी नहीं दी गई थी यहाँ पर, और यहाँ के निवासियों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी कि अगर सुनामी आना चाहिए तो क्या करें, सुनामी आए तो हमें क्या करना चाहिए। सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है, अब देखिए आप ये कि तटीय क्षेत्र में जल में तेज़ी से क्या होती है, कमी आती है। क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि जैसे प्लेट इसके नीचे धंस गई थी तो यहाँ पे पानी ऊपर उठा, तो यहाँ पर जो यहाँ का जल स्तर कम हुआ तो दूसरी जगह से पानी आया, तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडमान निकोबार के पास क्या हो गई, तेज़ी से जल की कमी आई। ठीक है, तो एक कमी आती है, और उसके बाद फिर जब ये लहर नीचे आती है तो क्या होता है, फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। विनाशकारी मतलब ऊंची ऊंची। फिर जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग क्या हुए कि ऊंचे स्थानों पर ना जाकर बल्कि उसे अचंभे से देखने के लिए तट पर और एकत्र होने लगे। अरे ये क्या हो रहा है। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो क्या हो गए कि बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये समझ में आया। मैं बताती हूँ एक डायग्राम से और कि यहाँ पर जैसे जल का स्तर कम हुआ, यहाँ से पानी क्या होने लगा, यहाँ पर भरने के लिए जाने लगा। तो यहाँ के लोगों को क्या करना था कि ऊंचे स्थान पर जाना था, पर ये लोग और उत्सुक हो गए कि ये जल स्तर क्यों कम हो रहा है। फिर जल स्तर जब बढ़ा तो यही जो लोग यहाँ पे खड़े थे उनकी मृत्यु हो गई। हिंद महासागर में चेतावनी की कमी है, तो इसके लिए भी देखना पड़ेगा। मतलब कि शासन प्रशासन द्वारा बहुत विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिससे विनाशकारी जो बाढ़ है इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो और वहाँ के लोगों को सजग किया जाए। और उड़ीसा के तट पर हम देखते कि हमेशा चक्रवात आता रहता है, उससे भी बहुत बाढ़ आती है, वहाँ पर विनाश होता है। तो लोगों को जागरूक करना, पहले से चेतावनी देना, या इन्हीं सब चीज़ों से विनाश कम किया जा सकता है। आने वाली जो विपत्ति होती है उसको रोका तो नहीं जा सकता है। तो ये हमने आज ये पोर्शन पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे और महासागरीय एक और पॉइंट है, जलधाराएं हैं, महासागरीय जलधाराएं, तो हम वो पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और ये सारी अगर चैप्टर पढ़ लिया आपने तो क्वेश्चन आंसर मैं बोल ही रही हूँ बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए मेरे और भी जो वीडियोस डले हैं उनको भी देखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल।